वेलकम टू ऑनलाइन डाटा स्टडी वेबसाइट फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाटा स्टडी चल। इस वीडियो में हम कवर करेंगे 13 फरवरी 2021 के करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आगामी सभी वैकेंसी के लिए आवश्यक तो है ही, लेकिन जो जूनियर वैकेंसी आने वाली है उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसके आवेदन शुरू होने वाले हैं, तो ऐसे में जल्दी से आप सभी के सभी क्वेश्चन को कवर करते रहिए। ज़्यादा जानकारी मैंने आप सभी को बताई, टेलीग्राम चैनल वगैरह आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी आप सभी को मैंने ये भी आपको जानकारी दी है कि प्लेलिस्ट के अंदर जो पुराने वीडियोज हैं उनको थोड़ा सा कवर कर लीजिए। बाकी पिछले एक साल का जो करंट अफेयर वो मैं आप सभी को प्रोवाइड कराने वाला हूँ, जिससे कि आपको ज़्यादा समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसे में इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे जो डेली करंट अफेयर चल रहा है उसको आप सभी कवर करिए, और जो पुराने वीडियोस आप सभी के आने वाले हैं उनके लिए बस आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। पूरी तैयारी के साथ में आपकी जो तैयारी है वो करवाई जाएगी सामान्य अध्ययन के 50 क्वेश्चन की, जिससे कि 50 में से 50 आप सभी के आने चाहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर अवश्य कर दिया करें अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। अगर आप किसी भी एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टेस्ट सीरीज लगाना। आप कितने भी कॉन्सेप्ट क्यों ना पढ़ रहे हो, जब तक आप टेस्ट सीरीज नहीं लगाते हैं आपकी प्रिपरेशन रहेगी अधूरी, क्योंकि टेस्ट सीरीज लगाने से एक्यूरेसी और टाइमिंग में बदलाव आएगा। तो ऐसे में टेक्स्ट बुक जो कि मार्केट लीडर है टेस्ट सीरीज में, जिसके टेस्ट सीरीज 1 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट अभी तक लगा चुके हैं, वो आप सभी के लिए लेकर के आए हैं यूपी टीईटी के लिए 86 मॉक टेस्ट, साथ में आपको रीड के भी मिलेंगे लगभग 154 टेक्स्ट बुक के पास, जो कि आप सभी जाकर के ले सकते हैं। तो यूपी टीईटी के साथ में रीट की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए आप टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज लगाना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही यूपी की अदर वैकेंसीज के लिए यूपी लेखपाल के लिए 43 टेस्ट सीरीज मिलेंगी, जिसमें 4 बिल्कुल फ्री हैं। साथ में यूपी एसआई के लिए भी अगर आप प्रिपरेशन करें तो 61 टेस्ट आपको मिलेंगे टेक्स्ट बुक पर, जो कि 3 बिल्कुल फ्री होंगे। इसके अलावा आरआरबी एनटीपीसी 2020 के लिए 163 मॉक टेस्ट, साथ ही आरआरबी ग्रुप डी के लिए 170 मॉक टेस्ट मिलेंगे। इसके साथ ही आपको रेलवे, एसएससी, डिफेंस और 200 से ज्यादा एग्जाम के 12,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट 1 साल के लिए मिलेंगे सिर्फ 299 में। मेरा कूपन कोड अगर आप यूज करेंगे OAS कैपिटल में 10 लगाएंगे तो इस पे आपको मिलेगा 30 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। पाइए, अवेल करने के लिए टेक्स्ट बुक ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। ज्यादा जानकारी के लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, जाइए अभी अवेल करिए। सभी मॉक टेस्ट को लेने के लिए 299 में आप जा सकते हैं, जिसमें आपको 30 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा OAS 10 के साथ। बाकी अलग अलग आप बाई करना चाहते हैं तो जाइए लिंक पे क्लिक करिए और अभी अवेल कर लीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन आ जाता है। अगर बात करें 16वां भारतीय डैश संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसको हम कहते हैं युद्ध अभ्यास 2020 आरंभ किया गया है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। ठीक है, मैं आप सभी को एक जानकारी अच्छे तरीके से समझा दूं। 16वां भारतीय संयुक्त सैन्य अभ्यास, ठीक है, ये आप सभी के सामने यहाँ तक तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन जो ये है युद्ध अभ्यास 20 का जो आरंभ हुआ है, ये उसका नाम है। ठीक है, युद्ध अभ्यास 20 आप सभी को बताना है। तो ऐसे में आप सभी को पूछा गया है किसके बीच बीच में हुआ है, भारत और डैश कौन है, रूस, अमेरिका, मलेशिया। तो आपको यह याद रखना, युद्ध अभ्यास की यहाँ बात की, युद्ध अभ्यास 20 के बारे में। अब किसके बीच में होता है आप सभी को पता होना चाहिए। तो जो युद्ध अभ्यास अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए तो भारत और अमेरिका के बीच में होता है। ठीक है, इसके अलावा मलेशिया, रूस और भी अलग अलग देखने के लिए मिलते हैं, जो कि हमने इससे पहले कवर किए, लेकिन आपकी वैकेंसी आने से पहले हम सभी युद्ध अभ्यास की और लिस्ट बना करके आप सभी को दे देंगे, जिससे कभी आप सभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि हमें पता है क्या क्या आप सभी का आने वाला है। तो परेशान मत होना, अंत में आते आते जब आप एग्जाम देने जाओगे तो 50 नंबर वाले पार्ट को लेकर परेशान नहीं होना पड़ेगा। इस प्रकार आपकी जो प्रिपरेशन है वो करवा दी जाएगी। तो ऐसे में 16वां भारतीय डैश अमेरिका के साथ में संयुक्त सैन्य अभ्यास, जिसका नाम है युद्ध अभ्यास 20 आरंभ हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे में आपको याद रखना कहाँ पे शुरू है, आप सभी ध्यान से सुनिए। बीकानेर के जिले, बीकानेर कहाँ पे, राजस्थान में है, महाजन फील्ड में फायरिंग रेंज में भारत और अमेरिका के संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2020 से हम कह सकते हैं शुरुआत हुई है। तो ऐसे में यह दोनों सेनाओं के लिए वार्षिक द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जिसका 16वां संस्करण था। यह इस महीने 21 तारीख से जारी रहेगा। तो ऐसे में आप सभी को याद रखना है 21 फरवरी तक चलता रहेगा। साथ ही अगर बात करें संयुक्त अभ्यास का पिछला संस्करण जो था संयुक्त राज्य अमेरिका के सिएटल में आयोजित किया गया था, ये भी आप सभी को याद रखना है, जो कि 15वां संस्करण था। यह अभ्यास दोनों देशों के बीच में बढ़ते सैन्य सहयोग, साथ में एक अन्य कदम है जो भारतीय अमेरिकी संबंधों की वृद्धि को दर्शाता है। यह एक संकेत भी है कि भारत और अमेरिका दोनों आतंकवाद के खतरे में समझते हैं और साथ में उसी का मुकाबला करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने की तैयारियां है। तो ऐसे में आप सभी को नीचे इमेज के माध्यम से भी देखने के लिए मिल जाएगा। साथ ही आप सभी को अभ्यास के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। अभ्यास में लगभग 250 अमेरिकी, साथ में 250 भारतीय शामिल हुए हैं। अगर ज़्यादा डिटेल में पूछ लिया जाए तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, तो ऐसे में आपको याद रखना दोनों सेनाओं ने इस अभियान के दौरान अपनी युद्ध संबंधी तकनीकों, कौशलों, अनुभवों एक दूसरे के साथ साझा किया। यह अभ्यास भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की भी सबसे बड़े सैन्य प्रशिक्षण के लिए माना भी जाता है। तो ऐसे में आपको याद रखना है। तो अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, हाल ही में कितने राज्यों ने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म को पूरा किया है। ठीक है, 4 ऑप्शन में से राइट आंसर आपको बताना है कितने राज्यों ने कर लिया है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है, जो रिफॉर्म है, इससे पहले आपको याद होगा पुराने करंट अफेयर के अंदर एक नए राज्य ने शुरू किया था, जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी केरल को लेकर। ठीक है, पुराने
पुराने करंट अफेयर में, लेकिन ऐसे में 4 और राज्यों ने इसको पूरा कर लिया है। तो 4 राज्य तो मैं आप सभी को बता दूंगा, लेकिन उससे पहले आप सभी को ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। हाल ही में 4 राज्यों ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म को पूरा किया है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, जिसको DPIIT हम कहते हैं, हालिया आंकड़ों के अनुसार 4 अन्य राज्यों ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार पूरा कर लिया है। जैसा कि वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा निर्धारित किया गया है कि ये 4 राज्य असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब हैं। याद रखिएगा जो नए राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। ऐसा भी हो सकता है कि आपको 4 क्वेश्चन दे दिए जाए, 4 में से 3 ऐसे दे दिए जाए जिन्होंने कर लिया है और जिसने नहीं किया है, तो आपको याद रखना है। तो ऐसे में आप सभी को याद रखना 4 राज्य तो ये हो जाते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कौन कौन से मैं आप सभी को बता दूं। ऐसे में टोटल राज्यों की संख्या लगभग 12 हो गई है, ठीक है, क्योंकि 8 पहले से है ना। 8 में से जो 8वां राज्य बना था वो बना था केरल, ठीक है। उससे पहले 7 कौन कौन से थे, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, ठीक है। तो केरल को जोड़कर कितने हो गए, 8। 8 के बाद में 4 नए जुड़े हैं, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। याद रखिएगा इसके अंदर मैं आप सभी को बता दूं उत्तर प्रदेश नहीं है। अगर गलती से पूछ लिया जाए उत्तर प्रदेश डालकर तो आप वहां पे आंसर मत लगा देना, पहली जानकारी। दूसरी जानकारी के तौर पे आप सभी को बता दूं, यह राज्य खुले बाजार ऋण के माध्यम से 5034 करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने के पात्र बन गए हैं। तो ऐसे में आप सभी को याद रखना है। अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या है, कुल मिलाकर इन 12 राज्यों के 28,183 करोड़ रुपए की अतिरिक्त उधार अनुमति दी गई है। मई 2020 में केंद्र सरकार ने व्यापार करने में आसानी सुविधा के लिए 4 नागरिक केंद्रीय क्षेत्रों में सुधार करने वाले राज्यों को अतिरिक्त उधार अनुमति देने से जोड़ने की घोषणा की थी। निर्धारित सुधारों के लिए 4 नागरिक केंद्रीय क्षेत्रों में एक राष्ट्रीय राशन कार्ड प्रणाली, साथ में कार्यान्वयन, व्यापार सुधार करने की आसानी, शहरी स्थानीय निकाय उपयोगिता और सुधार, बिजली क्षेत्र में सुधार किए गए थे। तो ऐसे में आपको याद रखना है टोटल राज्यों की संख्या 12 है। हाल ही में 4 जुड़े हैं, कौन कौन से जुड़े मैंने आप सभी को बता दिया है, नीचे आप सभी को इमेज के माध्यम से देखने के लिए मिलेगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, अपने करियर में तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल जीतने वाले खिलाड़ी बने हैं। कौन से खिलाड़ी हैं, विराट कोहली, स्टीव स्मिथ, रोहित शर्मा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना एलन बॉर्डर के बारे में। एलन बॉर्डर को तो आप जानते होंगे, ऑस्ट्रेलियन थे, ठीक है। तो ऐसे में इसमें ऑस्ट्रेलियन कौन है, ऑप्शन नंबर बी, मतलब स्टीव स्मिथ, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे हो सकता है कि 2 ऑस्ट्रेलिया आप सभी के सामने दे दिए जाएं। ये पूछा जाएगा आपसे, बिल्कुल क्वेश्चन आता है, तो इसको तो आप सभी याद रखना। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। स्टीव स्मिथ के बारे में आप सभी जानते होंगे, नीचे इमेज के माध्यम से आप उनको पहचान भी सकते हैं। अगर बात करें पूर्व ऑस्ट्रेलिया कप्तान स्टीव स्मिथ ने साल 2020 के, अगर 21 की बात करें, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट अवार्ड में अपने करियर का तीसरा एलन बॉर्डर मेडल जीत लिया है। एलन बॉर्डर मेडल आखिरी सीजन के सबसे बेहतरीन पुरुष ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी को साथी क्रिकेटर मीडिया अंपायर द्वारा वोटिंग के बाद प्रदान किया जाता है। तो ऐसे में इनको मिल गया है, हालांकि चीटिंग के लिए माने जाते हैं, कई बार ऐसे मामले इनके ऊपर देखने के लिए मिले हैं। इसके अलावा मैं आप सभी को बता दूं, बेथ मूनी ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट पुरस्कार किसी महिला खिलाड़ी को दिए जाने वाले शीर्ष सम्मान जैसे कि बेलिंडा क्लार्क पुरस्कार के माध्यम से उनको मिला है। तो फीमेल में किसको मिला है, बेथ मूनी है, किसके नाम से दिया जाता है, क्लार्क पुरस्कार, आप याद रखना, बेलिंडा उनका पूरा नाम था, ठीक है। ऐसे में इतनी जानकारी हो जाती है। एक सवाल होगा कि भाई और किस किस को क्या क्या मिला है, तो मैंने यहाँ पे सब कुछ लिखा है, जैसा कि आप सभी यहाँ पे देखेंगे। पुरस्कार का नाम है बेलिंडा क्लार्क पुरस्कार, बेथ मूनी को। स्टीव स्मिथ को कौन सा मिला है, एलन बॉर्डर मेडल मिला है, ठीक है। इतनी जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी। अगर मेंस में टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर आपसे पूछा जाए, पैट कमिंस जो कि फास्ट बॉलर हैं। अगर विमेंस में आप सभी से पूछ लिया जाता है तो राहेल हिंस आपको याद रखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। मेंस वनडे इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर कौन है, तो आप सभी को स्टीव स्मिथ याद रखना है। साथ में आप सभी को फीमेल के बारे में पूछ लिया तो बेथ मूनी आप सभी के सामने आ जाती हैं। T20 प्लेयर ऑफ द ईयर कौन है, एस्टर एगर आपको याद रखना है। साथ में अगर फीमेल की बात करें तो बिलानी आप सभी के सामने आएगा। साथ ही प्लेयर ऑफ द ईयर मेल डोमेस्टिक की बात करें, जो घरेलू है, पूछा नहीं जाएगा क्योंकि घरेलू वहाँ पे पूछा जा सकता है, यहाँ नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए डाल दिया है। शॉन मार्स इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इसके अलावा नीचे भी आप सभी के सामने लिखे हैं, इनका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, एक बार पढ़ लेना, बस आपको आंखों के नीचे से निकाल देना, जिससे कि कभी पूछ लिया जाए तो याद रहेंगे, ठीक है। तो नीचे क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है अगला, रक्षा मंत्रालय ने शिप बोर्न मॉडर्न रेडियो सिस्टम के लिए समझौता किया है ना। तो 4 ऑप्शन आप सभी को याद रखना है। मैं आप सभी को बता दूं, शिप बिल्डर के बारे में कभी आपसे पूछ लिया जाए तो HAL आपको बिल्कुल याद रखना है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इनके माध्यम से बहुत सारी यहाँ पे जो शिप बिल्डर बनाई जाती है, तो ऐसे में आपको याद रखना है, ठीक है, HAL। लेकिन फिलहाल जो रक्षा मंत्रालय का शिप बोर्न मॉडर्न रेडियो सिस्टम के लिए जो समझौता किया है वो
यहाँ पे किया है BEL के साथ में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। HAL मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो रक्षा मंत्रालय साथ में BEL के साथ में 1000 करोड़ रुपए से अधिक का सॉफ्टवेयर डिफाइंड, अगर बात करें डिफाइंड रेडियो टेक्निकल, जिसको SDR हम कहते हैं, है ना, शिप बॉन्ड सिस्टम खरीदने के लिए अनुबंध किया गया है। तो ऐसे में आपको याद रखना, नीचे आप सभी को इमेज के माध्यम से देखने के लिए मिलेगा, कुछ इस प्रकार का आपको देखने के लिए मिलता है। अच्छा, BEL की फुल फॉर्म क्या है? तो BEL की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ठीक है। जो BEL की फुल फॉर्म है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। अब पूछा जा सकता है कि इसके अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक कौन है? तो MB गौतम है, ठीक है। अच्छा, इनका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर के अंदर है। साथ में स्थापना कब हुई थी? 1954 में हुई थी। तो इतनी जानकारी आप सभी के सामने काफ़ी है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि और भी अभ्यर्थी को जानकारियाँ मिल पाएँ। अब ये मत सोचना कि हम किसी को शेयर करेंगे तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो पढ़ेगा मेहनत से, जो लगन से, उसी का सिलेक्शन होगा। अब करेंट अफेयर तो मैं बना रहा हूँ, ऐसा नहीं मेरा सिलेक्शन होगा, है ना, क्योंकि मैं तो पेपर देने वाला नहीं हूँ। तो अवश्य उन तक शेयर कर दिया करें जिससे कि जानकारी सही मिल पाए। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है। जनवरी 2021 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला है। 100% क्वेश्चन पूछा जाता है, हो सकता है आपके एग्जाम में भी आ जाए। जनवरी 2021 के ICC प्लेयर ऑफ द मंथ की बात की गई है। तो ऐसे में आप सभी को याद रखना चाहिए, ऋषभ पंत की वजह से ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे मैच जीते भी हैं, ड्रॉ भी करवा दिए हैं। तो क्वेश्चन बनेगा आप सभी के सामने, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ICC के माध्यम से यहाँ पर इनको चुना गया है। भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को पहले ICC प्लेयर ऑफ द मंथ 2021 से सम्मानित किया गया है। पंत को जनवरी 2021 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 टेस्ट में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है, जिन्होंने सिडनी में आपको याद होगा 97 बनाए थे, ब्रिस्बेन के अंदर 89 बनाए थे, और भी हाल ही में इंडिया में भी अच्छा स्कोर किया था, लेकिन 100 से चूक गए थे। तो ऐसे में आप सभी को पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। इसके अलावा अगर बात करें दक्षिण अफ्रीका के सवीनिम इस्माइल को जनवरी 2021 में 3 एक दिवसीय T20 में उनके प्रदर्शन के लिए ICC फीमेल के अंदर हम बात करें प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। तो ऐसे में आपको याद रखना कौन है? सवनीम इस्माइल, ठीक है। तो इस्माइल से आप याद रख लेना। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, नीचे आपको इमेज के माध्यम से ऋषभ पंत देखने के लिए मिल जाएंगे, जिससे कि आप याद भी रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लैंड होल्डिंग की पहचान के लिए 16 अंकों का यूनिकोड लॉन्च किया है, किसने किया आपको बताना है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है और राइट आंसर आपको पूछा जाएगा, वो 100% पूछा जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में सभी प्रकार के लैंड होल्डिंग को चिन्हित करने के लिए 16 अंकों का यूनिकोड जारी किया है। सिस्टम शुरू किया जिसमें अगर बात करें, सिस्टम के मुख्य उद्देश्य भूमि विवाद के मामलों की जांच करना है। विवादित भूमि को नकली रजिस्ट्रियों को समाप्त करने का जो प्रयास है वो किया जाएगा, जिसके माध्यम से कोई अगर कब्जा कर लेता है तो उसके पास में कोड होना चाहिए, ठीक है। राज्य में भूमि में प्रत्येक टुकड़े की अपनी अलग पहचान होगी। राज्य के राजस्व विभाग द्वारा सभी प्रकार की कृषि, आवासीय और साथ में वाणिज्य भूमि के चिन्हित करने के यूनिकोड जारी किया जाएगा। तो किसने किया? उत्तर प्रदेश ने किया है। नीचे आप सभी को मुख्यमंत्री सर की जो इमेज है वो भी देखने के लिए मिल जाएगी। अच्छा, वैसे तो आप उत्तर प्रदेश के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं कि राजधानी लखनऊ है, राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल, और मुख्यमंत्री सर आपके सामने हैं, ठीक है, योगी जी। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, जनरल के एस थीमिया संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आपको बताना है। नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद, अमित शाह या इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन में से राइट आंसर आप सभी को पता होना चाहिए किसके माध्यम से किया गया है। तो नीचे वैसे आपको इमेज के माध्यम से देखने के लिए मिल रहे होंगे। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, रामनाथ कोविंद, जो कि राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कर्नाटक में पूर्व सेना के प्रमुख जनरल कोंडेरा सुब्बैया थीमिया, यहाँ पे लिखा है आपके सामने KS थीमिया, तो उनका पूरा नाम क्या है? कोंडेरा सुब्बैया थीमिया के जीवन को समर्पित करने के लिए एक संग्रहालय का उद्घाटन किया है। जनरल थीमिया ने 1957 से लेकर अगर बात करें 1961 तक सेना अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। कर्नाटक के कोडागु जिले में मेडिकई जनरल थीमिया के पैतृक घर में सनी साइड कहा जाता है। तो ऐसे में आपको याद भी रखना है। नीचे पहले आप लोग इमेज देखिए, उसके बाद हम आगे की जानकारी कवर करते हैं, ठीक है। संग्रहालय के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। पूर्व सेना प्रमुख जनरल कोंडेरा सुब्बैया थीमिया के जीवन के जश्न मनाने वाले संग्रहालय को लेकर अगर हम बात करें, विभिन्न प्रकार के प्राचीन हथियारों को, युद्ध अवशेषों को संग्रह किया गया है। तो ऐसे में आप सभी को याद रखना है। संग्रहालय जनरल थीमिया के भाई बहनों के योगदान को भी स्वीकार करता है, जिसमें उनके 2 भाई भी शामिल हैं और साथ में अगर बात करें अधिकारी भी थे। उनकी पत्नी नीना, जिन्हें सार्वजनिक सेवा के लिए उनके कामों के लिए कैंसर ए हिंद से सम्मानित भी किया गया था।
इस युद्ध स्मारक के परिसर के प्रमुख आकर्षण का जो केंद्र है वो है एक युद्ध का टैंक, जिसमें 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, तो इतनी जानकारी आप सभी के सामने काफ़ी है, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इसलिए देता हूँ जिससे कि आपको कुछ भी पूछ लिया जाए तो आप भूलो ना, है ना। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, ONGC भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना की स्थापना कहाँ करेगी। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो ऐसे में आपको बताना, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, तो लद्दाख। वैसे ये ऑप्शन 4 हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, याद रखना अलग अलग है दोनों, ऐसा नहीं है कि एक ही में होगा। 4 ऑप्शनों में से राइट आंसर आपको बताना है, इसको हम काट ही देते हैं जिससे कन्फ्यूजन ना हो। तो ONGC के बारे में पूछा गया है, भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना की स्थापना कहाँ करेगी। 4 ऑप्शनों में से राइट आंसर आप सभी को पता होना चाहिए। तो ऐसे में आपको याद रखना है, जो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख पाए सी के अंदर, लद्दाख। ठीक है, तो लद्दाख के अंदर किया जाएगा। मैं इसको थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप सभी ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, जो कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हैं, लद्दाख। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होता है। अब सवाल आप सभी के मन में पूछा जा सकता है ONGC की फुल फॉर्म के बारे में। पहले मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, उत्तराखंड को मत देखना। ठीक है, लद्दाख इसका बिल्कुल राइट आंसर है। भारत का पहला भूतापीय विद्युत परियोजना राज्य स्वामित्व वाली तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड के माध्यम से लद्दाख के पुगा गाँव में, पुगा है ना, ये आप ये पुगा, तो पुगा गाँव के अंदर आपको याद रखना है। ठीक है, जो परियोजना की शुभारंभ किया गया है, जिसके अंदर अगर बात करें 2022 के अंत तक इसको चालू करने की जो योजना है वो भी देखने के लिए मिलेगी। इस ऐतिहासिक भूतापीय परियोजना के लिए एक त्रिपक्षीय क्षेत्र समझौते शासित प्रदेश में प्रशासन लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास, जिसको हम परिषद कहते हैं, LASDC। ठीक है, तो तेल प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड के माध्यम से ऊर्जा के बीच 8 फरवरी 2021 के लिए यहाँ पे जो सिग्नेचर है वो किए गए। तो ऐसे में आपको याद रखना है। अब सवाल आप सभी के मन में यहाँ पे देखने के लिए मिलता है ONGC के फुल फॉर्म के बारे में, साथ ही अगर बात करें प्रबंधक और निदेशक को लेकर। पहले आप सभी को यहाँ पे इमेज के माध्यम से देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि आप सभी यहाँ देख पाए हैं। भूतापीय ऊर्जा के बारे में थोड़ी जानकारी दे देते हैं। भूतापीय ऊर्जा नवीकरण, क्योंकि यह पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलने वाली गर्मी की शक्ति उत्पन्न करती है। सौर और पवन ऊर्जा विपरीत है, यह दिन में 24 घंटे वर्ष 365 दिन में उपलब्ध रहती है। यह कोयले के तेल की तुलना में 80% ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन भी करता है। तो भूतापीय ऊर्जा के बारे में आपको याद रखना है। तो इमेज तो आपने देख ली, साथ ही आप सभी को यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाएगा। अगर हम बात करें इसके अध्यक्ष के बारे में, तो यहाँ पे आप सभी को पूछा गया था ONGC के अगर अध्यक्ष पूछ ले जाए तो गलत मत करके आना। राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी के सामने, शशि शंकर। ऑप्शन नंबर आप सभी यहाँ देख पाए, ऑप्शन नहीं है। अगर मुख्यालय आप सभी से पूछ लिया जाता है तो वो भी आप सभी याद रखेंगे, इसके अंदर आपको मुख्यालय भी लिखा है दिल्ली के अंदर। साथ में अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करें, लद्दाख के राधा कृष्ण माथुर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कई बार पूछा भी गया है। अच्छा, ONGC के बारे में आपको मैंने हिंदी में तो बता दिया, अब इंग्लिश में याद कर लो। ओ से ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, बिल्कुल सिंपल है, ऑयल एंड गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, इसके साथ एल भी लगा दिया जाता है, जो कि मैं आपको लिमिटेड बताऊँ, लेकिन ज़्यादातर के केस के अंदर आपको ONGC लिख करके दिखाया जाएगा। तो ऑयल एंड गैस कॉरपोरेशन, इतनी जानकारी आप सभी के सामने काफ़ी। अच्छा, क्लास कैसी लगती है कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। क्या सुधार हो सकते हैं ये भी आप सभी बता करके जाएं, क्योंकि हमारी तरफ से तो 100% देने का प्रयास है। अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं तो मोटिवेशन मिलेगा, शेयर करते हैं तो और भी जानकारी आगे बढ़ेगी, और जितना ज्ञान बढ़ाते हैं उतना ज्ञान बढ़ता भी है ना। तो ऐसे में एक फीडबैक दे करके अवश्य जाया करें। वीडियो के अंत में क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा जाता है, उसका आंसर दे करके जाया करें। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए सांस अभियान शुरू किया है, किसने किया आपको याद रखना है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बारे में आप सभी को पता होगा, लेकिन नहीं पता तो मैं आपको बता दूंगा। एक बात याद रखना, इनके माध्यम से बहुत सारी योजनाएं शुरू की जाती हैं, इससे पहले भी की गई थी जो कि काफ़ी अच्छी थी, जिसके बारे में मैंने पूरी जानकारी दी, एक बार चेक कर लेना। नहीं है तो जब हम आपके पुराने करंट अफेयर कवर करेंगे ना, उसमें भी आपको बता देंगे। तो काफ़ी मतलब हलचल में भी थी। नीचे आप सभी को इमेज के माध्यम से देखने के लिए मिलेंगे, जो यहाँ लॉन्च किया गया है। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली, याद रखना, मैं आपको बता दूं, इनके माध्यम से जो योजनाएं शुरू की जाती हैं उसकी फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है, पूछी जा सकती है। तो सांस की फुल फॉर्म क्या होगी, एस फॉर अगर बात करें सोशल, ए फॉर अवेयरनेस, दोबारा से जो ए है उसका एक्शन है, टी फॉर अगर बात करें यहाँ पे 2 आया लेकिन वो इसके अंदर नहीं आता, ठीक है, टी फॉर एंड, ये इसके अंदर जोड़े नहीं जाते हैं। तो याद रखिए, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली, जिसको हम कहेंगे सांस। ठीक है, तो सांस अभियान शुरू किया। अच्छा, ये शुरू क्यों किया गया, आपको ये भी पूछा जा सकता है। तो आप याद रखिएगा, सांस अभियान का जो मुख्य उद्देश्य है शिशुओं को निमोनिया के कारण मृत्यु दर को कम करना है।
सामाजिक जागरूकता अभियान के तहत एक रणनीति बनाई जा रही है जिसमें चिकित्सा कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। तो ऐसे में आपको याद रखना है, अभी हाल ही में शिशुओं के लिए केरल के माध्यम से भी शुरू किया गया था मिल्क बैंक को लेकर। तो आपको याद रखना है किसके द्वारा, केरल के अंदर है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को दूध नहीं मिल पाता है, तो इस वजह से शुरू किया गया था, जो कि माँ का दूध था। ठीक है, तो ऐसे में आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल हैं। जानकारी की आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, हाल ही में राजीव कपूर का निधन हुआ है, उनका संबंध आपके पूछा गया है, राजनेता, अभिनेता या इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन में से इसका जो राइट आंसर होगा वो आप सभी को याद रखना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अभिनेता। कपूर से आप अंदाजा लगा सकते हैं वैसे। ठीक है, तो बॉलीवुड अभिनेता राज कपूर के बेटे राजीव कपूर का निधन हो गया है। उन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत 1983 में एक जान है हम से शुरुआत की थी। साथ में अपने पिता के अंतिम निर्देशन राम तेरी गंगा मैली हो गई 1985 में पहचान मिली। उनकी अगर हम बात करें कुछ अन्य यादगार फिल्में भी आप सभी को याद रखनी है। आसमा 1984, लवर बॉय 1985, जबरदस्त 1985। साथ में अगर हम बात करें हम तो चले परदेश 1988 में आई थी, है ना। तो ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। साथ में अगर हम बात करें इनके बारे में तो आप सभी जान ही गए होंगे, इमेज के माध्यम से आप यहाँ देख भी सकते हैं, है ना। फिल्म में तो देखते ही आप सभी। तो ऐसे में ये हो जाते दोस्तों आप सभी के सामने तमाम क्वेश्चन जो कि आज की वीडियो के माध्यम से थे। कल हमने आप सभी से पूछा था दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप कौन बनाएगा, तो राइट आंसर बहुत सारे अभ्यर्थियों ने बता दिया था, डेनमार्क। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर था। इसी के साथ में क्वेश्चन ऑफ द डे आप सभी के सामने आता है, भारत के लिए गूगल क्लाउड के MD नियुक्त किए गए हैं। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर देकर के अवश्य जाया करें। वीडियो को लाइक और शेयर करके बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में वीडियो को शेयर कर दिया करें, और कहीं ना कहीं ये बता करके जाया करें क्लास कैसी लगती है, जिससे एक मोटिवेशन मिलता है। जब आपके कमेंट्स आते हैं तो वीडियो बनाने की जो मेहनत है वो सफल हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।